नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इतना सामान्य हो चुका है कि लगभग हम सभी लोग अपने आसपास की चीज़ों में और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको कभी ना कभी पढ़ और सुन चुके हैं। अधिकांश लोग जो कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं या फिर जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, खासतौर से ऐसा रोजगार जहाँ पर इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का उपयोग होता है, वो सभी लोग लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी के रूप में या किसी अन्य रूप में उपयोग कर चुके हैं। इसी परिभाषा का एक अगला चरण हमें सुनने को मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब एक सवाल कर सकते हैं आप कि सर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है। एक ऐसा ही अंतर आपसे यूपीएससी पूछ सकता है और एक ऐसा ही अंतर आपको सामान्य नागरिक के नाते भी जानना आवश्यक है। क्या एजीआई कुछ अलग है वर्तमान एआई से, या एजीआई के बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के पूरा वैश्विक जगत और जितने भी तकनीकी दिग्गज लोग हैं, चाहे वो पुराने साइंटिस्ट रहे हों, चाहे वो वर्तमान में एआई के क्रिएटर ही क्यों ना हों, वो सभी इस पर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। चिंताएं वाकई में लाजमी है, इनको जानना आवश्यक है। बढ़ेंगे आगे आज कितना अलग होगा एआई का अगला चरण एजीआई, और न केवल बात एजीआई तक रुकेगी, इसका भी अगला एक चरण आ सकता है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। तो न्यूज है, व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई एंड व्हाई आर पीपल वरीड अबाउट इट। इस तरह के जब भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मेंस के लेवल पर जीएस पेपर 3 में ऐसे सवाल निकलते हैं। बाद में अगला सवाल अगर कोई बना इनको रेगुलेट करने को लेकर के तो ये जीएस पेपर 2 में बनेगा। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न एरा है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करता है, कटिंग एज का मतलब है बिल्कुल नई और आधुनिक तकनीक। जब इसकी बात करते हैं हम तो बात करते हैं जीएस पेपर 3 की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह की जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको हमें विस्तार से इन जनरल भी पढ़ना होता है ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके और आपका नाम भी इस तरह की लिस्ट में आ सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारे नए बैचेस को शुरू कर दिया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2025 का एग्जाम देना चाह रहे हैं। 7 मई से ये सभी बैच लाइव हो रहे हैं। आप देखिए, एक आरंभ बैच है, एक है ट्रम्प बैच जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है। यहाँ पर जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी के वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक लक्ष्य बैच है, ये भी 7 मई से शुरू हो चुका है और आईएएस 2025 को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, हम इन क्लासेस में उन सभी टॉपिक को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हो और इनका लाभ उठा सकते हो। बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि जितने तकनीकी दिग्गज हैं वो खुद इस पर बात कर रहे हैं और इस पर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। जैसे ऐसी ही एक चिंता एलॉन मस्क जाहिर कर चुके हैं, ऐसी एक चिंता 2014 में अगर आपको याद होगा तो स्टीफन हॉकिंग जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था। आगे अभी हम उसको देखेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति है हमारे सामने, ये है ओपन एआई नामक कंपनी के सीईओ। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। तो इनका नाम है सैम अल्टमैन। ठीक है, सैम अल्टमैन का कहना है कि आने वाले समय में इनकी कंपनी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में अरबों डॉलर रुपए निवेश करने वाली है और इसका जो अगला चरण है वो इस रूप में देखने को मिलता है। तो भले ही अल्टमैन एआई के विकास को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चिंताएं हैं जो एआई को लेकर वर्तमान समय में भी बनी हुई है। और अब बात की जा रही है अगले चरण की, एजीआई की। पहले ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है जब मैं इसे बताऊंगा तो आपको लगेगा ये सामान्य बात है। सुनिए, एजीआई एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है। एक ऐसा बौद्धिक कार्य जो कोई इंसान करता है आमतौर पर। ठीक है, इसमें जैसे तर्क हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, कोई अमूर्त सोच हो गई, यानी कुछ ऐसा सोचना जो चिंतन करना, मनन करना, है ना, कोई बैकग्राउंड के बारे में सोचना, एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को सोचना, किसी चीज के कारण को खोजते रहना मन में ही, है ना, उसके इम्पैक्ट को समझना, उनके बीच में डिफरेंसेस करना, किसी के क्वेश्चन का आंसर करना। अब आप कहोगे सर ये तो आप एआई की ही बात बता रहे हैं, है ना। यही बातें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ी है और यही एजीआई के तहत भी हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं एआई की तो आज के समय में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कॉमन शब्द है कि हम सिर्फ हर एक चीज को, वो चैट जीपीटी हो, वो इमेज क्रिएशन हो, वो वीडियो बनाने वाला कोई सॉफ्टवेयर, वो कुछ भी हो, हम उसे एक बड़े टर्म के रूप में एआई में शामिल कर देते हैं।
लेकिन अब क्योंकि एआई इतनी सामान्य बात नहीं रह गई, लगभग हर व्यक्ति इस शब्द से परिचित होता जा रहा है। ऐसे में अब आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एआई के अंदर जाओ, इसकी स्टडी करो, तो ये किस तरह से डिवाइड होगा। अब यहां पर आपको 3 शब्द मिलेंगे। पहला शब्द है एआई के तहत, पहला शब्द है एएनआई। एएनआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, मैंने अपने साइंस टेक की क्लास में विस्तार से आपको इनके बारे में पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि ये फिर से डिस्कशन में आ गया है इसलिए एक बार बताना जरूरी है। ये है एएनआई। दूसरा अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये इसका दूसरा चरण है। अब जरा से इन दोनों के बारे में समझ लें। अभी तक जो भी आपने चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर देखे हैं उसको नैरो एआई के तहत शामिल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, अमेजॉन का एक प्रोडक्ट आता है, उसे कहते हैं एलेक्सा, है ना, जिससे आप बातचीत कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। ऐसे ही गूगल के भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो बातचीत के थ्रू आपको आंसर करते हैं। ये सभी आंसर्स उसके पास फीड होते हैं, लेकिन इतना भी फीड नहीं होते कि हर प्रश्न का उत्तर उसके पास फीड है, लेकिन इन जनरल बहुत सारे डेटा पर उसको ट्रेंड किया जाता है। अभी के समय जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं वो कैसा है, वो है एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अभी जो सैम अल्टमैन ने बात की, उन्होंने कहा कि अब हम एजीआई पर आएंगे, यानी इट कैन बिहेव इन अ ह्यूमन लाइक वे अक्रॉस ऑल टास्क। जिस तरह से इंसान किसी बात को सोचता है, समझता है, सीखता है, तो इंसान कैसे सीखता है आप सोचिए इस बारे में। इंसान अपने परिवेश में, बच्चा एक जो छोटा होता है उसको स्कूल में डाला जाता है, उसके माता पिता सिखाते हैं, उसके फ्रेंड्स सिखाते हैं, उसका पूरा एक सर्कल होता है जहाँ वो बातचीत करता है, एनवायरनमेंट से जुड़ता है, नई जगहों पर जाता है, नई जगहों को जानता है, नई जानकारियाँ पढ़ता है, टीवी देखता है, बहुत सारी चीज़ों, एक तरीके से हम कहें तो डेटा फीड कर रहा है वो, है ना। उसी के हिसाब से फिर अपना ब्रेन यूज़ करता है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर दें कि एक मशीन, एक ब्रेन, ठीक है, और इमोशंस, ये तीनों ही चीज़ें जोड़ दी जाएं, मशीन, ब्रेन प्लस इमोशन, तो आप कहोगे अभी एजीआई बन गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि नैरो एआई से कहीं आगे है और ये इंसानों की तरह सोच सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये इंसानों की तरह सोच सकता है। अब देखिए, मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे स्कूल, घर या कहीं और लोगों से बात करके, टेलीविजन देख करके, ये एक सामान्य प्रोसेस है जो एजीआई भी अब इस प्रोसेस के तहत ट्रेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो एजीआई के साथ अब जो रिसर्चर्स है उनका टारगेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बनाना है जो ये सभी कार्यों को कर सके। यानी अब इतना सिमिलर हो जाएगा कि आपके साथ में एक रोबोट बैठा हुआ है और आप उससे सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हो कि यार क्या खाया, खाने का मन है, नहीं मन है, घूमने जाना है। वो इमोशंस भी आपके साथ शेयर कर रहा होगा, आपकी हर एक बात को समझ पा रहा होगा, आपकी आंखों में आंसू देख करके दुखी हो रहा होगा, है ना। यहाँ तक कि आपकी किसी समस्या का समाधान भी वो बैठ करके खोज रहा होगा। ये हो गया एजीआई। अभी थोड़ा सा फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन अभी ये फिक्शन है नहीं, इसके कहीं आगे का चरण जब आप समझोगे तो आपको समझ आएगा। अगर इसको थोड़ा सा मैं और इजी करके समझाऊं तो एआई और एजीआई में एक छोटा सा अंतर ये है, जैसे आप देखते हो कि आज के समय आप मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेल लेते हो। एक गेम होता है चेस यानी शतरंज। जब आप शतरंज खेलते हो तो सामने कंप्यूटर आपके साथ में खेल रहा होता है, हम अक्सर उसको कहते हैं कि कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। वो एआई है, उसे आपके हर मूव का जवाब पता है और कई बार आप वो चेस खेलते हुए एआई को भी हरा नहीं सकते। वो आपको कई बार हरा देगा, जैसे जैसे आप उसकी डिफिकल्टी हार्ड करते जाओगे उससे जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो केवल इस चेस के दायरे में ही बंधा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या है, ये नैरो एआई है। जब इस चेस के दायरे से बाहर निकल आएगा, नए डायमेंशन खोल सकेगा, तब ये हो जाएगा एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कुछ खास चीजों के लिए डिजाइन ना हो, ये इंसान की तरह स्वतंत्र हो, कुछ भी सोच सके, किसी भी डायमेंशन में जा सके, विच इज कॉल्ड एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो यही इसके तहत कल्पना की गई है। इसमें जनरल इसलिए कह रहे हैं कि अधिक सामान्यीकृत रूप है इसका, यानी एजीआई सुनकर के, सामान्य रूप सुनकर के ये मत सोचिएगा कि उससे डाउनवर्ड है, ये उससे ऊपर है। जैसे मनुष्य सामान्य तरीके से चीजों को देखता है, उसको बचपन से ही स्पेशलाइज्ड करके फीड करके नहीं लाया जाता, वैसा ही ये होगा। अब बात यहां तक नहीं रुकेगी, हालांकि आज हमारा टॉपिक एजीआई ही है, लेकिन मैं आपको इसका एक और अगला चरण जरूर से बता दूं। इसके बाद का एक चरण और आएगा जिसे कह रहे हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, विच इज कॉल्ड एएसआई, है ना, जिसे हम एएसआई कह रहे हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट
या इंटेलिजेंस ये स्मार्टर देन ह्यूमंस होगा, द स्टफ ऑफ साईफाई, यानी जिस तरह से आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा है कि जो कंप्यूटर है या फिर जो एआई है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो मनुष्यों जैसा सोचने के आगे भी सोचता है। अब वो ये सोचता है कि आखिरकार ह्यूमन रेस को क्यों जिंदा रहना चाहिए, है ना। वो सोचता है कि इंसानों को इतना समय हमने दिया है, फिर भी ये उसी तरह अपनी गलतियां करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इन सबको खत्म करो, नई रेस डेवलप करो। तो यही वह डर है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में चेताया था। अभी देखते हैं आगे। तो एक सवाल यह है कि जो एजीआई का विचार है क्या वो नया विचार है, क्या पहली बार आया है, यानी कि जैसे सैम अल्टमैन बात कर रहे हैं शुरुआत में कि एजीआई को लाना है, क्या नया है क्या ये? नहीं। देखिए, एक व्यक्ति का नाम आप जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, आमतौर पर इनका नाम इतना नहीं सुना होगा या कुछ लोग आप में से जानते होंगे इन्हें। तो एलन ट्यूरिंग ने 20वीं सदी में इस विचार के लिए एक पेपर लिखा था। ध्यान रखिएगा, 20वीं सदी की जब हम बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं 1950 की। ये उनकी तस्वीर है एलन ट्यूरिंग की। इन्होंने 1950 में तब इस पेपर को लिखा था और इन्होंने उस समय सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कही थी, इसलिए इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। ठीक है, 1950 का ये समय वो समय था जब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, जब ये अपने शुरुआती चरण में थे। तब कोई आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और आज के समय धीरे धीरे वो हकीकत बनता जा रहा है। इसलिए एलन ट्यूरिंग के नाम पर कुछ अवार्ड भी रखे जाते हैं जो एआई और कंप्यूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, अभी कुछ लोगों को अवार्ड मिला भी है, मैं आगे उनकी भी बात करूंगा। और साथ ही एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। क्या कहते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। यानी आज के समय जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं उनको बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एजीआई की कैटेगरी में तब हम रख सकते हैं अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए या ट्यूरिंग टेस्ट को पार कर लें। इसे एक बेंचमार्क माना गया है। क्या है ये टेस्ट, समझें। देखिए, यहां पर आपके सामने तस्वीर में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जो बीच में व्यक्ति है ये एक एग्जामिनर है। मान लीजिए ये एक एग्जामिनर है, इसके साथ दो परीक्षार्थी हैं, पहला है कंप्यूटर, दूसरा है एक व्यक्ति। इन दोनों को समान टेस्ट दिया गया है और सामान्य से सब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर इन दोनों के जवाब इतने सिमिलर हों या इतने ज्यादा आसानी से दिए जा रहे हों जो बिल्कुल मनुष्यों जैसे हो, अब जैसे ये तो मनुष्य ही है तो ये तो अपने ही जवाब देंगे, लेकिन ये भी ऐसे जवाब दे रहा है कि जवाब लेने के बाद ये पहचानना मुश्किल हो जाए इनके लिए कि आंसर मनुष्य का इसने किया या इसने किया, तब कहेंगे कि ट्यूरिंग टेस्ट में ये पास हो गया है ना। लिखा है यदि कोई मशीन के रूप में पहचाने बिना किसी इंसान के साथ बातचीत में संलग्न हो सकती है तो उसने मानव बुद्धि का प्रदर्शन किया है, ऐसा मान सकते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट की बात यहाँ आती है। अब एक सवाल यह है कि क्या एजीआई जो आने की बात की जा रही है, लाने की बात, वो मानवता की हेल्प करेगा या मानवता का डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। अभी हम एजीआई तक बात कर रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो एजीआई को कई सेक्टर से जोड़ करके बताया गया है कि ये किस तरह से हेल्प कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से एजीआई के कई सकारात्मक लाभ हैं। जैसे पहला लाभ है इसका हेल्थ केयर में। किसमें है? हेल्थ केयर में। कैसे है? जैसे आपको याद है कि यूपीएससी ने इस बार एक सवाल पूछा है। सवाल में यह है कि आखिरकार एआई का उपयोग डायग्नोसिस में कैसे हो सकता है। तो क्योंकि एआई मानव की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा डेटा संसाधित अर्थात प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, इसलिए आप कहोगे कि इंटीग्रेट और एनालाइज करके एक बेहतर डायग्नोस और उपचार के लिए सजेशन दे सकता है। एक डॉक्टर इसके रिजल्ट का उपयोग करके ये जान सकते हैं कि किसी पेशेंट की क्या हिस्ट्री थी, उसको क्या बीमारी किस समय हुई थी और उसको आने वाले समय में क्या बीमारी हो सकती है। सबसे सटीक विश्लेषण हो सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत चिकित्सा को फिर से परिभाषित कर सकता है। दूसरा, आप देखोगे वित्त और व्यवसाय को लेकर के, फाइनेंस एंड बिजनेसेस को लेकर के कई तरह के प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर सकता है ना, स्वचालित कर सकता है। ये कई चीजों को सटीकता के साथ कर सकता है और रियल टाइम एनालिसिस और मार्केट का पूर्वानुमान भी दे सकता है। जैसे शेयर बाजारों की बात आती है, अब इंसान बैठ करके कई साल सीखते हैं शेयर बाजार को। अगर आपने कभी थोड़ा सा इसके बारे में समझा हो तो ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है और बहुत रेयर लोग होते हैं जो एकदम सही अनुमान लगा पाते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा चांस की भी बात है। तो यहाँ पर जो चांस और अनुमान है अगर वो एआई के साथ खेले जाएं तो एआई इंसानों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। एजुकेशन में आप देखो तो एआई वर्तमान समय में जो
विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए तरह के प्रोग्राम ला सकता है जो एजुकेशन को कहीं अलग लेवल पर ले जाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से सिस्टम से कनेक्ट हो सकें और छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के यानी ज़रूरतों के हिसाब से वो कोर्स प्लान हो। तो कई सारे लाभ हो सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, गेम्स में जा सकते हो, आप पेंटिंग में जा सकते हो, आप म्यूजिक में जा सकते हो, तो किसी भी जॉनर में जाइए, आपको एआई का बहुत सारा लाभ दिखाई देगा। अब अगला सवाल यह है कि क्या सिर्फ लाभ हैं या चुनौतियां भी हैं जो कि हमें ज़्यादा बड़ी होकर के दिख रही है ना। देखिए, चैलेंजेस को लेकर के एक कोट है या एक जानकारी है जो स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। हॉकिंग कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। बहुत बड़ी बात है जो 2014 में स्टीफन हॉकिंग्स कह करके गए थे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी फुल कैपेसिटी में डेवलप हो गया, जिसे अभी मैंने आपको पीछे बताया सुपर एआई, है ना, या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, तब फिर वो ह्यूमन रेस को इतना तवज्जो नहीं देगा। ऐसा ये कहते हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में वो इस बात को समझ जाएगा कि ह्यूमंस की काबिलियत वाकई में इतनी है नहीं जितना हम उसका साथ दे रहे हैं। ये लगभग वैसी ही सोच है, मतलब ये बियॉन्ड द लिमिट है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से आपको पता है इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है ना। बुरे का मतलब अपने परिवेश से कुछ नेगेटिव थॉट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को मारना, लोगों से छीनना बेहतर होगा, इनको हटाओ। कई तरह के लोग, जैसे हिटलर को ही आप ले सकते हो। तो इतिहास तो इन घटनाओं से भरा पड़ा है। एआई को हमने बनाया है, हमने ही सिखाया है और अपने ही जितनी बुद्धिमत्ता दे दी है। अच्छे एआई भी हो सकते हैं, बुरे एआई भी हो सकते हैं, और उनको इंसानों को ख़त्म करने में बहुत कम समय लगेगा। तो कई साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि परमाणु बम जितना खतरनाक हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ये वाली बात कह गए हैं कि इंसानों को सीखने में और बढ़ने में बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है ना। जिस तरह से बच्चा पैदा हुआ, उसका शरीर है, छोटे में मार दिया, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। बड़े हुए, शरीर नष्ट हो गया, हाथ पैर कट गए। लेकिन मशीन जो कि एल्गोरिदम पर वर्क कर रही है, वो खुद को किसी भी प्रोग्राम में डाल सकती, किसी भी छोटे कंप्यूटर में, बड़े कंप्यूटर में, इंटरनेट पर, जैसा आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। तो इसी की चेतावनी स्टीफन हॉकिंग दे करके गए हैं। आगे आप देखोगे CO2 एमिशन बेंचमार्क, यानी कि पर्यावरण पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर के जो एनर्जी डिमांड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जनरेटिव मॉडल पर वर्क करता है। ऐसे में इसको जो ट्रेनिंग देना है उससे बहुत ज़्यादा CO2 का एमिशन होता है। एक ग्राफ दिखाया गया है यहाँ, जहाँ ये माना गया है कि पूरे दुनिया की जो वैमानिकी उद्योग है, जो यानी कि जो फ्लाइट एविएशन है, उसकी अगर आप तुलना करोगे तो एआई के थ्रू जो जीपीटी मॉडल जैसे जो भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल हैं या फिर ट्रेंड किए जाने वाले मॉड्यूल हैं, जितना ज़्यादा CO2 का एमिशन कर सकते हैं जितना आपका विमान उद्योग एक साल में कर रहा है या उतने समय में कर पा रहा है। ठीक है। इसी तरह आप देखोगे जितनी कारें यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है, उतना ट्रेनिंग एंड एआई मॉडल यूज़ कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है इसलिए ऊर्जा को फिर से उत्पादित करने के लिए कोयला और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसका एक समाधान हो सकता है रीन्यूएबल एनर्जी की ओर अगर हम शिफ्ट करें और इनको ट्रेंड करें, तब थोड़ा सा शिफ्ट का लाभ मिलेगा। आगे देखें, अगली एक और समस्या है जॉब्स की, कि अभी जहां बेरोजगारी भारत जैसे देशों में इतनी चरम पर हो गई है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा का, स्किल का स्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए एक बड़ी चिंता ये है कि आने वाले समय में ऐसे लोग जो एआई पर कंट्रोल रखते हैं या एआई के आधार पर काम करना जानते हैं, उनके बीच में और सामान्य लोगों के बीच की जो खाई है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सामाजिकता के बीच में आपको जो अंतर है वो कहीं ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाएगा। ठीक है। और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा स्किल्ड लोग हर समय नहीं होंगे, तो उनकी आधी से ज़्यादा लोगों की तो नौकरियां एआई ले चुका होगा। नौकरियां उन्हीं के पास होंगी, ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां उन्हीं के पास होंगी जो एआई को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन वो भी सामान्य एआई तक बात कर रहे हैं। जिस दिन एआई ह्यूमन से आगे निकल गया, इंटेलिजेंस में सुपर इंटेलिजेंट हो गया, उस दिन फिर ये कंट्रोल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, और फिर आपको जो तस्वीर मिलेगी वहां पर मानवता एक ओल्ड स्पीशीज के रूप में दिखाई देगी। मतलब आज तो हम 2024 में इसकी बात कर रहे हैं, आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या स्थिति होगी। हमारे सपने हैं कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे, है ना, हम दूसरे ग्रहों की खोज करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि लिमिटेशंस क्या है। हम जानते हैं कि आकाश गंगाएं बहुत दूर हैं, है ना, कई मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है हमसे। हमें पता है एक बार यान में बैठे
और 60 साल बाद लाइफ 100 साल बाद खत्म हो जाएगी, हम तो क्या ही पार कर पाएंगे। लेकिन एआई को अगर आप बैठा दो तो वो तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए ऐसी संभावना जताई गई है कि अगली जो स्पीशीज होगी जो ह्यूमन को सुपरसीड कर देगी वो होगी एआई। ठीक है, अभी देखिए मैं 3 साइंटिस्ट का आपको नाम बताता हूं। एक है योशुआ बेंजियो, दूसरे हैं जियोफ्री हिंटन, तीसरे हैं यान ले कुन। ठीक है, इन तीनों का नाम याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं पर। ये 2019 में ट्यूरिंग अवार्ड के विजेता रहे हैं। ट्यूरिंग जो मैंने शुरू में साइंटिस्ट बताए थे, उनके सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इन्होंने जो काम किया है, इस वजह से इनको अक्सर लोग गॉड फादर ऑफ एआई भी बोलने लगे हैं। ठीक है, गॉड फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर। ठीक है, इन्होंने भी ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो सकती हैं। ये बियॉन्ड द हमारी लिमिटेशंस हो सकती है, बियॉन्ड हमारे थॉट्स हो सकते हैं, है ना। तो ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है जो ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन रेस को पीछे कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कुछ नाम देने हो तो आप इनके आधार पर, जब एआई के विरोधी पक्ष लिखने हो तब आप इन्हें बता सकते हो। बहरहाल चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पर। जो क्वेश्चन है 2020 का एक प्रश्न है, विकास की वर्तमान स्थिति में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? पहला, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना। दूसरा, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। तीसरा है रोगों का निदान। चौथा है टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। और पांचवा है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचार। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी लिखिएगा कि आप एजीआई को लेकर के और सुपर एआई को लेकर के क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये कितना प्रभाव छोड़ेगा। साथ ये भी बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।